हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये टॉपिक क्या है। रिसर्च प्रोसेस कई स्टेप्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर रिसर्च क्या है। व्हाट इज़ रिसर्च? सिंपली रिसर्च मीन्स द सर्च फॉर नॉलेज, और वी कैन से दैट इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी हम कुछ भी नया जानने की कोशिश करते हैं या कोई नॉलेज गेन करने का कोशिश करते हैं तो उसको रिसर्च बोलते हैं, जो 3 तरीके से हो सकती है: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। जब हम बिल्कुल कोई नया सब्जेक्ट या नए टॉपिक से फैमिलियर होना चाह रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक हमने लिया है जो उसके बारे में हमें पहले कोई खास जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सेकेंड होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मीन्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन। एंड कैजुअल रिसर्च मीन्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसफुल लिविंग एंड इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। अगर हम इस टॉपिक को लेकर अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं तो कैजुअल रिसर्च कहलाएगी। तो रिसर्च सिंपली द सर्च फॉर नॉलेज, और वो 3 तरीके से रिसर्च हो सकती है: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च। अब बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का मतलब है आखिर रिसर्च कैसे कंडक्ट हो रही है। तो इसके स्टेप्स हैं: फर्स्ट, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देन सेकेंड, रिव्यू द लिटरेचर, then third, formulate hypothesis, then fourth, research design, then fifth, collect the data and then analyze the data, and in last, interpretation and result या report writing। तो शुरुआत करते हैं 1 by 1 रिसर्च प्रोसेस को। फर्स्ट हेडिंग, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो हमने टॉपिक लिया है अपनी रिसर्च करने के लिए, आखिर उसमें मेन प्रॉब्लम है क्या। मेन प्रॉब्लम मतलब हमारा उसका पर्पस क्या है। तो हमें सबसे पहले अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम को ही डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे आगे के स्टेप कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते वक्त कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, रिसर्चर का खुद का क्या इंटरेस्ट है, उसमें कितना रिसोर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। ये सारी बातों को कंसिडर करने के बाद हम अपना ये पहला स्टेप करते हैं, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। जब रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन हो जाती है तब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर का मतलब होता है कि जो भी हमने टॉपिक लिया है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक पर पहले कितना काम हो चुका है, पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है। तो वो हम पहले के कामों को पढ़ते हैं, उनको समरी फॉर्म में करते हैं, और उससे हमको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई हो जाता है। रिसर्च गैप का मतलब होता है वो चीज़ जो हमारी पहले के रिसर्च में रह गई, जिसको हम अब अपनी रिसर्च में कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी रिसर्च गैप वो चीज़ें बताता है जो पहली रिसर्च से रह गई, या पहले उस टॉपिक में वो चीज़ नहीं पढ़ी गई, उन पर रिसर्च नहीं हुई। तो रिव्यू द लिटरेचर हमको एक रिसर्च बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, हमको रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये सेकेंड स्टेप होता है रिव्यू द लिटरेचर। थर्ड स्टेप होता है फार्मूलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एजम्पशंस द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। यानी हम कुछ एजम्पशंस बना लेते हैं। एजम्पशंस मतलब कुछ मान्यता अपनी तरफ से बना लेते हैं जो इन फ्यूचर सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो या गलत ही हो, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। लेकिन हम अपने रिसर्च के एरिया को कम करने के लिए हाइपोथेसिस बना लेते हैं ताकि हमारी रिसर्च थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब हाइपोथेसिस 2 तरीके की होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसको कैसे समझते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, 2 मेथड हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। अगर हम ये कहें कि दोनों ही मेथड बराबर ही अच्छे हैं, यानी बोथ ए एंड बी मेथड आर इक्वली गुड, तो हम इसको कह सकते हैं ये नल हाइपोथेसिस है जो हमने बनाई। अब इसी को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहें कि अगर फॉर एग्जांपल मेथड ए जो है वो मेथड बी से अच्छा है, तो ये हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम फिर इस हिसाब से स्टडी करते हैं अपनी, और फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, कौन सी रिजेक्ट हुई। तो बेसिकली हाइपोथेसिस सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने रिसर्च के एरिया को थोड़ा सा
कम कर सकें, थोड़ा सा कम कर सकें। और हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे वैलिड और सबसे ज़्यादा यूज्ड टूल है वो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में हम ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी यूज़ करके फार्मूला लगा के ये पता कर लेते हैं कि कौन सा चीज़ हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई और कौन सी रिजेक्ट हुई। तो ये थर्ड प्रोसेस स्टेप था रिसर्च प्रोसेस का। तो अब तक हमने 3 जाने, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर एंड फार्मुलेट हाइपोथेसिस। अब फोर्थ स्टेप है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन इज सिंपली द ब्लूप्रिंट, इट इज द मेजरमेंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। रिसर्च डिजाइन भी 2 तरीके की होती हैं, एक हम एक्सप्लोरेटरी कह सकते हैं, एक कंक्लूसिव कह सकते हैं। रिसर्च डिजाइन एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, जैसे हम घर बनवाते हैं तो एक नक्शा मैप बनता है कि कैसे बनेगा, तो वैसे ही रिसर्च डिजाइन होती है कि हम कौन सा डाटा लेंगे तो कौन सा उसमें मेथड लगाएंगे, कौन सी स्टाइल में रिपोर्ट बनाएंगे, कैसा उसका बैकग्राउंड रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले से सोच के चलते हैं, तो उसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। जब ये हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है डेटा कलेक्शन, जिसका कल हमने आपको टाइप ऑफ डेटा वीडियो में बताया भी था कि 2 तरीके के टाइप ऑफ डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम बिल्कुल ओरिजिनली कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो प्राइमरी डेटा में जाती है, और जब हम कोई चीज़ पहले से कलेक्ट की हुई को यूज़ कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी में जाती है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कई मेथड हैं, उनमें से जो भी अपनी स्टडी और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो ठीक बैठता है वो यूज़ कर लेते हैं। मेथड होते हैं प्राइमरी के ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनायर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू जिसमें 2 आ जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो इसकी मदद से हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तब हम बढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा पर, यानी हमारे पास डेटा तो आ गया लेकिन अब हमें उसे एनालाइज करना है कि ये हमारे लिए कितना फिट है, इससे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए हम एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। टेबुलेशन का मतलब होता है अपने डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर देना या बांट देना। कोडिंग का मतलब होता है डेटा को अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकली रीअरेंज कर देना। क्लासिफिकेशन मतलब उसको डिवाइड कर देना। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसमें टूल्स लगा लेते हैं, जैसे परसेंटेज मेथड या कोरिलेशन या रिग्रेशन, जैसा हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग है या हमारी स्टडी पर फिट बैठता है हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो वो एनालिसिस होता है। जब हमारा डेटा एनालाइज हो जाता है इस तरीके से, इन मेथड को यूज़ करके, तो फिर हम फाइंडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लास्ट स्टेप पे कि आखिर हमारे फाइंडिंग्स क्या आए, हमारे खोज क्या आए, और फाइंडिंग्स के ही आधार पर हम कंक्लूजन यानी हमारा रिजल्ट ओवरऑल क्या रहा उसकी तरफ जाते हैं। और फिर हम फाइनली उस अपने रिजल्ट्स को रिटन में कर लेते हैं, यानी रिपोर्ट बना लेते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब रिपोर्ट बनाने के भी कई क्राइटेरिया होते हैं और उन क्राइटेरियों के हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट को बना लेते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी पेज, प्रेफरेंस, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब स्टार्टिंग में रहता है। फिर इनके बाद हम अपना जो मेन बैकग्राउंड है हमारा वो सब हम डालते हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चनायर, बिब्लियोग्राफी, जिसको क्वेश्चनायर को अपेंडिक्स भी बोलते हैं, और जो भी टेबल है या जो भी चीज़ें उसमें है वो लगाकर उसको रिटन फॉर्म में रिपोर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से रिसर्च करती है, यानी टोटल 7 स्टेप है। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, फार्मुलेट हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, collect the data, analysis data, interpretation and result. I hope you all will get what I'm trying to say that, and thank you so much for viewing my previous videos, and I hope that you subscribe this channel, like this channel, comment, give your suggestions, and please subscribe and view. Thank you so much. Have a nice day.